वेलकम टू ऑल। बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग के पार्ट 2 में मैं आपका वेलकम करता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में ये जाना कि टोकन किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में क्या समानताएं हैं, क्या क्या बेसिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे एडिटर, कंपाइलर, लिंकर और लोडर क्या क्या हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 में आज उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अगर हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो हम टोकन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ टोकन्स। जैसा मैंने आप लोगों को टोकन्स का डेफिनेशन बताया कि टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैविंग अ प्री डिफाइंड मीनिंग। टोकन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो छोटी से छोटी इकाई है जिसकी खुद की कोई प्री डिफाइंड मीनिंग होती है। जैसा हम लोगों ने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में वर्ड्स को देखा था कि वर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश विच हैविंग अ प्री डिफाइंड मीनिंग। टोकन्स की कैटेगरी, हम इन टोकन्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कीवर्ड्स, सेकंड आइडेंटिफायर्स, थर्ड कॉन्स्टेंट्स, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्पेशल सिंबल एंड सिक्स्थ वन इज ऑपरेटर्स। यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से। सो व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड्स आर द टोकन्स विच हैविंग अ प्री डिफाइंड मीनिंग। आप लोगों को लग रहा होगा कि कीवर्ड के डेफिनेशन में और टोकन के डेफिनेशन में कोई खास अंतर नहीं है। अभी आप ये जान लीजिए कि कीवर्ड्स वो टोकन है जो खुद की कोई मीनिंग रखते हैं, दैट आर कॉल्ड कीवर्ड्स। बहुत सारे कीवर्ड्स C++ में होते हैं, जैसे इंट, इफ, फॉर। दीज आर कीवर्ड्स विच हैविंग अ स्पेसिफिक मीनिंग। यहाँ इंट की एक स्पेसिफिक मीनिंग है, इफ़ की एक स्पेसिफिक मीनिंग है, फॉर की एक स्पेसिफिक मीनिंग है। इन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। दूसरा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द टोकन विच हैवंट एनी स्पेसिफिक मीनिंग इटसेल्फ बट इट कैन जनरेट इट्स मीनिंग विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर ऐसे टोकन्स होते हैं जिनकी खुद की कोई स्पेसिफिक मीनिंग इंडिविजुअली अकेले तो नहीं होती है, पर वो टोकन्स के साथ आके एक वैलिड मीनिंग जनरेट करते हैं। अब इसमें एक कन्फ्यूजन होगा कि अगर किसी की खुद की कोई मीनिंग नहीं है तो वो मीनिंग जनरेट कैसे करता होगा। इसको समझने के लिए हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, अगर इंग्लिश का ये सेंटेंस है तो इसकी मीनिंग क्या होगी? तो यहाँ कोई भी बता देगा कि इसकी मीनिंग होगी मैं आम खाता हूँ। और अगर कोई इंडिविजुअली पूछे तो बता सकता है आई मतलब मैं, ईटिंग मतलब खा रहा, मैं आम खा रहा हूँ, ईटिंग मतलब खा रहा, अ मैंगो मतलब एक आम, एम मतलब हूँ। बेसिकली हम बोलते हैं एम मतलब हूँ। बट अगर देखें तो एम एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसकी खुद की कोई मीनिंग नहीं होती, बट ये ईटिंग के साथ इसका जुड़ना ज़रूरी है और ये ईटिंग के साथ जुड़ के एक मीनिंग जनरेट करता है। दिस इज़ आइडेंटिफायर। इसी तरीके का आइडेंटिफायर होता है। जब आगे देखेंगे कि जब किसी कीवर्ड की मदद से हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इस वेरिएबल की इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं है, ए का कोई मतलब नहीं है, बट वो जब इंट के साथ जुड़ता है तो वो मीनिंग जनरेट करता है। सो दिस टाइप of keywords, this type of tokens are called identifiers. Third one is constants. Constants are the symbol which represent a fixed value. कांस्टेंट वो चिन्ह, वो सिंबल है जो एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। जैसे जब मैं लिखता हूँ 1 तो ये एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 ये एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 3 जब मैं लिखता हूँ A तो ये एक किसी फिक्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो किसी एक फिक्स चीज़ को रिप्रेजेंट करे दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, एंड यू कैन नॉट चेंज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सिंबल। आप उस सिंबल के रिप्रेजेंटेशन को चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से आपको कीवर्ड, आइडेंटिफायर और कांस्टेंट, इन तीनों टोकन्स के बारे में जो मैंने समझाया वो क्लियर हो गया होगा। चौथा है स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग इज़ नथिंग, इट इज़ अ वर्ड। अगर किसी वर्ड को अपने इंग्लिश के किसी शब्द को हम लोग को प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है तो उसे स्ट्रिंग के माध्यम से, स्ट्रिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डबल कोट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं अपना नाम प्रोग्रामिंग में प्रिंट करना चाहता हूँ, कंपाइलर को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राकेश, उसको इससे लेना देना भी नहीं है। अगर वो 2 डबल कोट्स के साथ अगर वो घिरा हुआ है तो वो समझ जाता है कि ये एक स्ट्रिंग है और ये प्रोग्रामिंग का एक वैलिड कंस्ट्रक्ट है, इसको हम लोग को वैलिड मानना है। इसके बीच में कोई कुछ भी लिखे उसको वो एक वैलिड कंस्ट्रक्ट मान लेता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। सो 4th टाइप ऑफ टोकन इज स्ट्रिंग। तो अगर आप डबल कोड में कुछ भी लिखते हैं तो वो एक वैलिड टोकन होगा प्रोग्रामिंग के हिसाब से। 5वां होता है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल्स में हम लोग बहुत सारे सिंबल्स यूज़ करते हैं। उन सिंबल्स को भी वैलिड टोकन माना जाता है। हम देखेंगे आगे कि वो स्पेशल सिंबल्स क्या क्या हैं। कई सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। एक सिंबल्स हम ये एरो यूज़ करेंगे, कभी भी स्लैश यूज़ करेंगे। तो ये सब सिंबल्स की एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है। उन मीनिंग्स के साथ ये वैलिड टोकन में काउंट होता है। तो इसको ये 5th टाइप की कैटेगरी हो गया स्पेशल सिंबल्स। लास्ट, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन प्रोवाइडेड डेटा। ऑपरेटर वो सिंबल हैं जो आपके डेटास पे कोई स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये अपन आगे और अच्छे से डिटेल से देखेंगे। बेसिक ऑपरेटर आप जानते होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ स्टार यूज़ करते हैं, डिवीज़न, मॉड्यूलस एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन डेटा के ऊपर में परफॉर्म करते हैं। तो टाइप्स ऑफ टोकन ये 6 टाइप के हो गए। पहला कीवर्ड, जिसकी खुद की कोई मीनिंग होती है। दूसरा आइडेंटिफायर, खुद की मीनिंग नहीं होती लेकिन ये टोकन्स के कीवर्ड्स के साथ जुड़ के मीनिंग जनरेट कर लेता है। कांस्टेंट, ये किसी फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसकी भी मीनिंग फिक्स है और ये भी टोकन है। चौथा स्ट्रिंग, वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट का यूज़ करते हैं और इन डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिख दें वो वैलिड कंस्ट्रक्ट समझता है कंपाइलर, इसे स्ट्रिंग कह देंगे। स्पेशल सिंबल, बहुत टाइप के सिंबल्स हैं जिनकी खुद की कोई मीनिंग होती है, जिसको हम आगे वाले टाइम पे देखेंगे। वो स्पेशल सिंबल भी टोकन्स की कैटेगरी में आता है। और ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन डेटा। जो डेटा होता है उसके ऊपर जो स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले सिंबल्स होते हैं उन्हें ऑपरेटर कहते हैं। ये भी वैलिड टोकन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 6 कैटेगरी हो गई टोकन्स की। अब टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, भाई अभी हम वर्ड्स की, अगर इंग्लिश में वर्ड्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन बोलते हैं, इंग्लिश के वर्ड को टोकन, तो इंग्लिश के सेंटेंस को हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं वो ये हैं। पहला इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, दूसरा डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन, तीसरा अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन और चौथा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन नाम से क्लियर है कि वो इन इंस्ट्रक्शंस का यूज़ हम इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए करेंगे। डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि डिक्लेयर करेंगे कुछ चीज़ निर्धारित करेंगे, तब उन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हम लोग, डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करेंगे। तीसरा अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, वेयर यू परफॉर्म अरिथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन टाइप के इंस्ट्रक्शंस को अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। चौथा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस नाम से क्लियर है कि यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें हम कंट्रोल करेंगे। तो क्या कंट्रोल करेंगे ये जानने से पहले आप ये समझ जाइए कि आप आगे आने वाले टाइम पे जब आप एक प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको लाइन बाय लाइन लिखेंगे। आप पहली लाइन लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन लिखेंगे, फिर चौथी लाइन लिखेंगे। इस तरीके से आपके प्रोग्राम होंगे और ये प्रोग्राम का ट्रांसलेशन होगा। आप लिखेंगे हाई लेवल में, आपका कंपाइलर इसको लो लेवल में ट्रांसलेट करेगा। तो इस करस्पॉन्डिंग फर्स्ट लाइन के लिए हाई लेवल के लो लेवल भी बन जाएगी, सबका लो लेवल बन जाएगा। जब एग्जीक्यूशन होगा तो सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर चौथी। इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होता जाएगा। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो सीक्वेंशियल होता है, पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है।
जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अगर प्रोग्रामर को लगता है कि उसको अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को कंट्रोल करना है, उसको लगता है कि पहले के बाद दूसरा नहीं चौथा होना चाहिए, दूसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद फिर तीसरा, मतलब वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन करना चाहता है, अगर उसको वो कंट्रोल करना है, उसको वो नियंत्रित करना चाहता है, तो वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करेगा। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का यूज़ आप कब करोगे? जब आपको इनपुट लेना है, आउटपुट देना है। डिक्लेरेटिव, जब आपको किसी चीज़ का डिक्लेरेशन करना है। अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, जब आपको जोड़, घटाओ, गुणा, भाग ऐसे अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसका यूज़ तब करना है जब आपको अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना हो। ये 4 टाइप के इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इसमें 2 चीज़ें जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो इस कोर्स से पहले भी प्रोग्रामिंग को जानते होंगे उनको तो ये पता ही होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो नहीं जानते और वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो उनको भी पता होगा कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स वो सिंबल है जो एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक रेंज ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब वेरिएबल्स नाम से क्लियर है कि इनकी वैल्यू वेरी होती है, चेंज होती है। अब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग? अगर मैं जनरल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि आपको क्या पता है कि मैथ्स में वेरिएबल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वेरिएबल्स पढ़ते हैं? आपका आंसर होगा कि कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। बेसिकली वेरिएबल्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरलाइज वे में बना सकें। मतलब अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ 5 + 6 के लिए, मैं लिखा कि 5 + 6 करने से 11 होगा, ऐसा कुछ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन जनरलाइज नहीं, स्पेशलाइज है। स्पेशलाइज सॉल्यूशन का मतलब कि मैं जब 5 और 6 को जोड़ूंगा तो मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि वो 11 होगा। एक एग्जांपल है, इतना छोटा सा एक प्रॉब्लम लिया कि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम, अगर कोई बोलता है, कोई बच्चा पूछता है कि 5 और 6 को जोड़ने से कितना होगा, तो मैं बताया 11। ये जनरलाइज सोल्यूशन नहीं हुआ, ये स्पेशलाइज सोल्यूशन हुआ। लेकिन जब मैं एक फार्मूला बनाता हूँ a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं ये बताता हूँ कि इस a की जगह कुछ भी पुट कर लो और इस b की जगह कुछ भी पुट कर लो, तुम्हारा रिजल्ट ये होगा। ये सोल्यूशन हो गया जनरलाइज सोल्यूशन। तो जब जनरलाइज सोल्यूशन बनाते हो तो आप बताते हो कि a की जगह कुछ भी, अ रेंज ऑफ वैल्यू, b की जगह कुछ भी, अ रेंज ऑफ वैल्यू। तो आप कुछ भी मतलब एक सोल्यूशन ऐसा बनाए कि जो जनरलाइज रेंज में काम करेगा, तो आप कोशिश करते हो कि इस सोल्यूशन में वेरिएबल्स का यूज़ करो। सेम थिंग प्रोग्रामिंग में होने वाली है कि आप प्रोग्रामिंग में जो सोल्यूशन बनाओगे वो किसी एक प्रॉब्लम के लिए नहीं बनाओगे, आप बनाओगे उस टाइप की कितनी भी प्रॉब्लम के लिए। अगर कोई कैलकुलेटर बना रहा है तो वो किसी 2 नंबर को ऐड करने के लिए नहीं बनाएगा, वो किसी भी 2 नंबर को ऐड करने के लिए बनाएगा। तो किसी प्रॉब्लम के जनरलाइज सोल्यूशन के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। जितना इम्पोर्टेंस मैथ्स में वेरिएबल्स का है, उतना ही इम्पोर्टेंस प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल का है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल। मेरे ख्याल से आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। दूसरा जो अभी सेकेंड चीज़ हम लोग को पढ़नी है, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इज़ अ काइंड ऑफ कीवर्ड। ये एक टाइप का कीवर्ड है तो इससे हमको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी कोई फिक्स मीनिंग होगी। तो व्हाट इज़ डेटा टाइप? Data types are the keyword which defines the type of variable। एक जनरल डेफिनेशन मैं अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा टाइप वो कीवर्ड है जो किसी वेरिएबल का टाइप डिफाइन करता है। अब आपको टाइप वर्ड से 2 चीज़ें समझनी है। टाइप मीन्स व्हाट? टाइप मीन्स what type of value that a variable can store, first, and second, how much space required to store that value। किस टाइप की वैल्यू आपका वेरिएबल स्टोर कर सकता है और कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ये 2 चीज़ें डेटा टाइप डिसाइड करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो अपन आगे देखेंगे। जैसे अभी मैं इससे पहले आपको ये एग्जांपल बता रहा था, a + b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसी फिक्स टाइप के वेरिएबल फिक्स टाइप की रेंज ऑफ वैल्यू में काम करता है। इसको कैरेक्टर को जोड़ने के लिए अ और आ का वर्ग
या स्क्वायर बराबर किसी कैरेक्टर का में ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा नंबर्स में। तो डेटा टाइप्स का काम यही होता है कि वो वेरिएबल्स को स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो इस टाइप का वेरिएबल है, वो इस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, जिससे सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। अब स्पेस की रिक्वायरमेंट क्यों है? एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कम से कम स्पेस और स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए। अब डेटा टाइप से आपको ये पता चल जाता है कि किसी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कितना मैक्सिमम स्पेस लगेगा, ये डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देता है। तो ये वेरिएबल्स और डेटा टाइप है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ डेटा टाइप। इन सी और सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स को 3 कैटेगरी में, हम प्राइमरी डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंटीजर कैटेगरी। इंटीजर नंबर मतलब ऐसे नंबर जो विदाउट डेसिमल लिखते हैं, जैसे 45 कंप्लीट नंबर 45, दैट इज़ अ इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो विथ डेसिमल होते हैं, जैसे 45.05, 43.2, these numbers are floating point number. And characters means A B C D, these are characters. तो फर्स्ट कैटेगरी है डेटा टाइप की इंटीजर कैटेगरी, जिसमें 2 टाइप के डेटा टाइप हैं, एक शॉर्ट इंट और एक लॉन्ग इंट। याद रखिएगा कि शॉर्ट इंट 2 बाइट लेता है और लॉन्ग इंट 4 बाइट लेता है। अब वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट के डेटा टाइप में आपका नंबर है फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। फ्लोट 4, डबल 8, लॉन्ग डबल 16। पुराने कंपाइलर में शॉर्ट इंट जो है वो 2 बाइट लेता है और लॉन्ग इंट 4 बाइट लेता है, ये वहाँ भी है। अब बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी अगर शॉर्ट और लॉन्ग लिखना भूल गया, वो खाली इंट लिख देता है, तो वो पुराने कंपाइलर में शॉर्ट इंट ट्रीट होता है, नए कंपाइलर में लॉन्ग इंट ट्रीट होता है। ये अपन आगे देखेंगे क्या होता है। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। अब इनकी साइज़ इतनी स्पेसिफिकली क्यों बनाई गई है और डेटा कैसा स्टोर होता है, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। कि अगर आप 45 जो एक इंटीजर नंबर है, आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, या 10 एक इंटीजर नंबर है, आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होती होगी। ये मेमोरी में मैं सबसे पहले दिन आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर को बाइनरी चीज़ें ही समझ में आती है, मतलब या तो 0 समझ में आता है या तो 1 समझ में आता है। तो अगर आपको 10 स्टोर करना है तो सबसे पहले इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर बाइनरी में 10 को रिप्रेजेंट करें तो वो होता है 1010। जो मैथमेटिकल स्टूडेंट होंगे उनको ये पता होगा कि बाइनरी में ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1010 इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 इन बाइनरी। अब ये 10, अब ये देखिए कि ये 4 बिट हो गए, 0 1 0 1, 4 बिट। मैंने कहा कि शॉर्ट इंट की साइज होती है 2 बाइट। 2 बाइट, 1 बाइट मीन्स 8 बिट, 2 बाइट मीन्स 16 बिट। तो समझ जाइए कि आपके एक इंटीजर वेरिएबल के लिए, शॉर्ट इंट वेरिएबल के लिए आपने 16 जगह रिजर्व कर ली मेमोरी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब ये स्टोर कैसे होगा? ये 1010 इस तरीके से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में स्टोर हो जाएंगे और उसके आगे 0 लग जाएगा। तो इंट को स्टोर करना बहुत आसान है। वैसे ही नंबर सिस्टम जो कन्वर्जन है उसमें आपको डेसिमल का भी कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। बट कैरेक्टर का कन्वर्जन कैसे होगा? कैरेक्टर के कन्वर्जन के लिए हमको आस्की कोड यूज़ करता है सी या C++। बहुत सारे टाइप के कोड हैं, आस्की कोड है, यूनिकोड ट्रांसफ़र फॉर्मेट है। ये बेसिकली ऐसा ही है कि आपको किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 लोग मिलकर ये डिसाइड कर लो कि आप A को क्या बोलोगे। तो अगर 2 लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम A को 15 बोलेंगे, मैं और आप ये मिल के डिसाइड के लिए कि जब मेरे को A बोलना रहेगा, बाइनरी में स्टोर करना रहेगा, तो मैं 15 स्टोर करूँगा। तो जैसे ही कोई 15 देखेगा समझ जाएगा कि मैं A बताना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की का यूज़ करते हैं। इस आस्की के अकॉर्डिंगली कैपिटल A का रिप्रेजेंटेशन 65 होता है, कैपिटल B का 66, कैपिटल C का कंटिन्यूअस SI, स्मॉल a का 97। इस तरीके से हम किसी कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं।
एक जनरल क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग डबल डबल है, लॉन्ग डबल है, बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन कैरेक्टर में लॉन्ग कैरेक्टर क्यों नहीं है? 1 बाइट जनरल एक क्वेश्चन है कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और 8 बिट में आप मिनिमम 8 टाइम 0 से लेके 8 टाइम 1 तक के नंबर लिख सकते हो। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाएगा कि अगर इसको हम लोग देखें तो 0 से लेके 255 तक के नंबर लिख सकते हो। मतलब अगर किसी का नाम 0 रखना है, किसी का नाम 1 रखना है, किसी का नाम 2 रखना है, तो इस तरीके से आप 256 लोग के नाम की नेमिंग कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड में देखें तो हमारे जो नंबर ऑफ कीज़ हैं वो इस रेंज के अंदर है। तो अगर इतने हैं तो इससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग को लॉन्ग कैर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से जब आपको छोटा इंटीजर यूज़ करना है तो आप शॉर्ट इंट यूज़ करिए, आपको जब बड़ा इंटीजर यूज़ करना है तो आप लॉन्ग इंटीजर यूज़ करिए। इसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए कि शॉर्ट एंड की रेंज होगी 327682 -327682 32767। अब ये कैसे निकाली जा सकती है, इसके बारे में भी कोई क्वेश्चन आता है। मैं अगर जनरली थोड़ा सा बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि टोटल 2 बाइट्स मीन्स 16 बिट, मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कहाँ तक होगा? 16 टाइम 0 से लेके 16 टाइम 1 तक। अगर आप 16 टाइम 1 लिखेंगे तो ये नंबर बाइनरी में डेसिमल में होता है 65535, 65,535। पर मैंने आपसे कहा कि 65,535 तक नहीं होगा, ये 32,767 तक होगा, आधा होगा। आधा क्यों होगा? क्योंकि आखिरी की एक बिट मैं साइन के लिए यूज़ ले लेता हूँ, प्लस और माइनस। जो जानते होंगे वो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड पढ़े होंगे, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे या मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, तो उस तरीके से हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बिट हमारी कम हो जाती है, एक बिट कम हो जाने के कारण हमारी रेंज आधी हो जाती है। इस तरीके से नंबर सिस्टम का यूज़ करते हुए हम कन्वर्जन करते हैं और उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो डेटा टाइप ये बताता है कि आपका वेरिएबल किस तरीके से और कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। आगे ये देखना है कि हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका रूल क्या होगा। तो इसका रूल जानने के लिए आप जान लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको डेटा टाइप लिखना है, सबसे पहले स्पेस देना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है। वेरिएबल का नाम अपने आप हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको डेटा टाइप फिक्स है कि आप इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, कैर, ये सब यूज़ करेंगे। तो जैसे मेरे को शॉर्ट इंट बनाना है तो मैं लिख दूंगा सिंपल शॉर्ट इंट ए। नाउ ए इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप शॉर्ट इंट, मतलब एक ए जो है वो मेमोरी में एक वेरिएबल है जो 16 बिट ऑक्यूपाई करेगा। इस 16 बिट के ऑक्यूपाई जो करने के बाद इस जगह को हम लोग ए के नाम से जानेंगे, यहाँ हमारी वैल्यू स्टोर होगी। इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि आप इंट लिखेंगे तो वो शॉर्ट इंट ट्रीट होगा। इस तरीके से आप बिना शॉर्ट या लॉन्ग लिखे भी बना सकते हैं। जब आप शॉर्ट या लॉन्ग कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं, आप नॉर्मल इंट लिखते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट इंट लेके 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और आपकी रेंज होगी वो होगी -327682 32767। इस डेटा टाइप, how to create a data type, how to create a variable, what is data type, what is the importance of data type, what is the importance of variable। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फिर से मैसेज कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में देखा। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो बिल्कुल पूछेगा। थैंक यू।